ओके, ऑलराइट। शांतनु गुप्ता, शांतनु आप भी बताइए जरा, और यूपी से शुरू करिए, वहां तो आप घूमे भी हैं काफी, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में, जैसा योगेंद्र जी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पिछली बार से सीटें कम ही हो जाएं, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, और बाकी राज्यों में भी, शांतनु आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, जब चुनाव चल रहे होते हैं हम लोगों को सबको आकलन में करने में आनंद आता है। अधिक हम 4 लोगों में से यशवंत देशमुख को छोड़ के हम लोग केवल अपने अपने बायसेस को एक एनालिसिस स्ट्रक्चर की तरह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगा अभी तक। हाँ, यशवंत देशमुख रजिस्ट कर रहे हैं, उनके मोबाइल में जैसे आपने कहा डेटा है एग्जिट पोल का। बाकी तो हम लोगों के पास किसी के पास डेटा नहीं है। मेरा आकलन देखिए, मैं आकलन का फ्रेमवर्क जैसे जैसे बाकी दोनों ने बताया, राजनीतिक विश्लेषक या योगेंद्र यादव ने बताया, एक स्ट्रक्चर होता है कि क्यों सोच रहे हो वैसा। और वो पता भी है, अगर हम दोनों की पॉलिटिकल कमेंट्री सुन ले पिछले 10 साल की, तो उनके बायसेस के थ्रू ही वो उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री। मेरा भी अपना बायस है, मैंने योगी जी की बायोग्राफी लिखी है, मोदी जी पे लिखा है, तो मेरा अपना बायस है। वो उस बायस के बाद मैं अपनी बात बता रहा हूं। देखिए, ये सबको पता है, ये तीसरा टर्म है। मैं देश भर के और विदेशों के इलेक्शन भी कई बार देखता हूं, विदेशों में जाना होता है। किसी भी सरकार का तीसरा टर्म कितना मुश्किल होता है और उससे कितनी अरुचि आ सकती है इलेक्शन में, सबको पता है बात। और ये इलेक्शन किसी के भी री इलेक्शन का, चाहे वो ट्रंप का री इलेक्शन हो, जो भी कोरोना के बाद री इलेक्शन आया, जो भी यूक्रेन युद्ध के बाद इलेक्शन आया, जो भी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इलेक्शन आया, क्योंकि उसमें प्राइसेस, उसमें वीट की प्रोक्योरमेंट, सबकी दिक्कत थी हर देश में। उसके बाद जो इलेक्शन आया वो कितने टफ इलेक्शन थे, ये सोच के हमें आगे बढ़ना है कि उससे अरुचि हो सकती है। देखिए, नरेंद्र मोदी को 2014 या खासकर 2019 में वोट मिलता क्यों था? क्योंकि उन्होंने दो प्रकार से वोटर को कंसोलिडेट करा। अब मुझे देखना है कि क्या वो जिस प्रणाली से वो चुनाव जीते, वो प्रणाली अब खत्म हो चुकी है क्या? उन्होंने 2 तरह से, एक तो लाभार्थी के रूप में वोटर को कंसोलिडेट करा कि अब भाई मैं ब्राह्मण की तरह वोट नहीं डालूंगा, मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि मुझे घर मिला है, मुझे टॉयलेट मिला है, मुझे डीबीटी मिला है, मुझे राशन मिला है। दूसरा, उन्होंने हिंदू को कंसोलिडेट करा। उन्होंने कहा मैं राम मंदिर में जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं ओबामा को ताजमहल नहीं, मैं भगवत गीता गिफ्ट करूंगा। उन्होंने कहा मैं शिंजो आबे को लेके बनारस के घाट पे जाके आरती करूंगा। अगर आप टीका लगा के न्यूज 24 के चैनल में घुसेंगे तो आपको कोई मतलब अरुचि नहीं झेलनी पड़ेगी। तो वो जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, साथ में लाभार्थी कंसोलिडेशन हुआ, उसमें अब क्या कुछ कमी आ गई है? मुझे नहीं दिखता। राम भी कंसोलिडेटेड है, राशन भी कंसोलिडेटेड है, तो वो कमी कहां पर है? वो हमने 4 लोग अपने बायस के हिसाब से ढूंढ लिए और उसके हिसाब से हमने बड़ा स्ट्रक्चर गोल गोल बोलना शुरू कर दिया। तो टीवी में अच्छा लगता है, वो 4 जून में सबको धय हो जाएगा, सारे वीडियो चलेंगे योगेंद्र जी के भी और पंकज शर्मा जी के भी। दूसरा, हमने जब कहा रिलेटिव टर्नआउट, देखिए रिलेटिव टर्नआउट जिस दिन पहले फेज में टर्नआउट को, तो सारी डिबेट आपने देखा वो माने टर्नआउट पे थी, पहले फेज पे, दूसरे फेज के बाद हमने भी करी टर्नआउट पे। मैंने उस दिन करीब 50 लोगों को कॉल करा, करीब 6 स्टेट, और मैं खुद भी नोएडा में वोटर हूं, कि किसका वोटर कम निकला होगा। तंत्र किसके पास है? भाजपा के पास तंत्र है। तंत्र किसके पास है? संघ के पास तंत्र है। किसको वोटर निकालना आता है? संघ भाजपा को आता है। मुझे तो अपने यहाँ पे पोस्टर नहीं देखा मैंने ग्रेटर नोएडा में सपा का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट। आपको किसी को पता भी नहीं है गाजियाबाद में कैंडिडेट कौन है। मेरे पास महेश शर्मा की पर्ची आई, घर में पर्ची आती है वोटर की, तो मैंने सोचा मेरे पास आई तो बाकियों के पास भाई। मैंने रूरल में, अर्बन में, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। सेमी अर्बन कम से कम 50 लोगों को कॉल करा, और उसमें से 90% लोगों ने कहा मुझे भाजपा या संघ की तरफ से पर्ची आई है। मतलब तंत्र चल रहा है उनका तंत्र आज भी एक्टिव है। संघ एक्टिव नहीं है, संघ एक्टिव नहीं, कुछ नहीं है। संघकार व्यक्ति आज भी डिसाइड कर रहा है किसका टिकट होगा, कौन जाएगा, धन का जाएगा। कहां से पता लग रहा है कि संघ एक्टिव नहीं? संघ पूरा एक्टिव है, जितना एक्टिव है। संघ के लोगों ने दिल्ली में जाके कम से कम 1 लाख छोटी बैठकें करी हैं। अब जिसको नहीं जानकारी, उसको नहीं जानकारी, वो बोलेगा कुछ जो उसको अपने बायस के हिसाब से जो अच्छा लगता है वो बोलेगा। तो मेरे ख्याल से जैसा यशवंत जी ने पहली बार कहा था, 37% वोट शेयर आया था, जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में बड़ा वोट शेयर है। हम लोग तो 25-30% में सरकारें बनी है हमारे प्रदेशों में, देशों में। वो परसेंटेज मुझे 40 में टच होता दिख रहा है। अगर कुछ स्टेट में 1-1, 2-2, कि 1.5 साल पहले बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में दिक्कत थी, क्योंकि बिहार में आपके पास नीतीश कुमार नहीं थे, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता ही नहीं था आपके साथ कौन है। लेकिन वो दिक्कत पूरी तरह पट चुकी है, कर्नाटक की दिक्कत पट चुकी है। तो उससे अगर 1-1, 2-2 का लॉस पूरा भी हो रहा है, तो वो यूपी पूरा कर रहा है। यूपी में देखिए कोई आधार ही नहीं है कि यूपी में वो आपकी सीटें 62 से कम होंगी। देखिए आपकी 71 मिली थी, आपको 14 में, आपको 62 मिली है। जब सपा बसपा का जो मतलब पेपर पे उससे बड़ा वोट बैंक नहीं हो सकता। जो सपा बसपा बाहर आ जाए, क्या मुस्लिम कंसोलिडेटेड है,
चाहे यादव है आपके साथ या जाटव है आपके साथ, उसके बाद आपके पास क्या बचता है? तब आप केवल 10 सीट बसपा और 5 सीट सपा जीत पाती है। आज आपके पास 4% 5% की कांग्रेस है केवल, आपके पास आरएलडी नहीं है, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं। आपके पास कुशवाहा, आपके पास निषाद नहीं है, नहीं सोच रहे हैं लोग। आपके पास कुशवाहा नहीं है, नहीं सोच रहे हैं लोग। तो वो जब आपके पास नहीं है, आपके पास, और आपके पास केवल एक 4% 5% की कांग्रेस है, मैक्सिमम आज तक जो वोट ले पाई है 2022 में सपा 36% वोट ले पाई है। नहीं तो जब वो मुख्यमंत्री भी बने वो लोग 30 से 29% में मुख्यमंत्री बने। तो 36% जब भाजपा गेम को कम से कम आधी से ज्यादा सीटों पर 50% के ऊपर ले आ चुकी है उत्तर प्रदेश। भैया और भौजाई दोनों हार रहे हैं। अब पता नहीं सीट पर गया क्यों नहीं, कन्नौज मैनपुरी अब दोनों आ रहे हैं। कन्नौज में फिर भी थोड़े कॉन्टेस्ट हुआ, लेकिन तुरंत इतना काम कर रहे हैं वहां पे पिछले 5 साल से, मैं दोनों सीटों पर जाके आया। तो भैया भौजाई दोनों हार रहे हैं। यहाँ तो बात चल रही है रायबरेली कैसे निकलेगा, जितनी ताकत अमित शाह ने लगा दी है रायबरेली। अच्छा, आप ये भी बताइए। ओके शांतनु, ये भी बताइए बस। लास्ट बात कहूंगा, नंबरों पे मैं तो हम लोग तो नंबर बोल सकते हैं, हम पे ऐसी कोई हाँ, बोलिए। देखिए मेरे ख्याल से पिछले बार का स्टेटस को तो मेंटेन हो रहा, मतलब 303 का, उसके ऊपर से गेन है ना, क्योंकि चुनाव इतना मतलब साउंड नहीं है चुनाव में, तो उस गेन को असेस करना मुश्किल है। यूपी आपको कम से कम 10 का गेन तो आसानी से दे रहा है। 62 के ऊपर ना, याद रखिए 62 में, 70 के ऊपर नहीं। कई लोग सोच रहे हैं हमें यूपी में 70 है, यूपी में भाजपा के पास 62+2 अपना दल की सीटें हैं केवल, है ना। तो आप 10 का गेंद दे रहा, आपको बंगाल गेंद दे रहा, आपको उड़ीसा गेंद दे रहा, एनडीए में आपको आंध्रा बहुत बड़ा गेंद दे रहा, क्योंकि बाबू तो सरकार बनाने जा रहे हैं आप, तो सरकार बनाएंगे तो सांसद भी लेके आएंगे। आपको तेलंगाना बिल्कुल खास देना, 5 सीटों में खुद गया था, बिल्कुल मैंने प्रत्याशी के साथ कार्यक्रम भी करे अपनी किताबों के। आपको तेलंगाना 5 का देना रहा। अगर तमिलनाडु कर्नाटक आ जाते हैं फिर तो आप 400 पार पे बात कर रहे हैं। अगर तमिलनाडु कर्नाटक आपको सीट नहीं भी दे रहा है तो आप एनडीए के साथ अपने स्टेटस को पे तो हैं, जो यशवंत जी का पोल भी था, जो एनडीए पिछली बार 350। अब पंकज जी जो मजे ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं बीजेपी के अंदर देखिए इतने सारे खेमे बने हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी की सीटें कम हो। वो इशारा आपकी तरफ कर रहे थे, आप योगी जी के आप बायोग्राफर है ना, वो ये कह रहे थे योगी जी सबसे पहले उसमें आवाज उठा देंगे कि मोदी जी को हटाओ। ये क्या थ्योरी है? क्या वाकई बीजेपी में मोदी जी के बाद नीचे ये फाइट चलती है क्या शांतनु? देखिए पहली तो किसी भी जिस भी राजनीतिक दल में अगर शीर्ष पे पहुंचने की फाइट नहीं है, वो भारत में है ही नहीं, तो इन्होंने फाइट कभी देखी नहीं। क्योंकि आप राहुल गांधी के ऊपर सोच ही नहीं सकते, आप अखिलेश यादव के ऊपर सोच ही नहीं सकते, आप ममता बनर्जी के ऊपर सोच ही नहीं सकते, आप स्टालिन के ऊपर सोच ही नहीं सकते। तो भाजपा में फाइट होती है, बिल्कुल होती है। नरेंद्र मोदी फाइट करके ही अडवाणी और अडवाणी जी के ग्रुप के ऊपर आए थे, तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जहां पे फाइट की स्पेस है वो तो अच्छी बात है। ये आपके लोकतंत्र है भाई, आप मेरिट के ऊपर जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरा सबसे बड़ा चेहरा हूं 2014 में, मुझे बना और उनको बनाया गया, फाइट हुई और वो कामयाब भी हुए। लेकिन इस समय देखिए नरेंद्र मोदी जिस उम्र में है, जिस कद में है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे फाइट करके कोई गेन कर ही नहीं लेगा, सबको दिख रहा है वो। तो जब फाइट का मौका आएगा वो पोस्ट मोदी एरा में आएगा। नंबर 2 की लड़ाई हो सकती है भाजपा में, लेकिन वो मुखर कभी नहीं होगी। आपको अमित शाह योगी की तारीफ करते दिखेंगे, आपको योगी अमित शाह की तारीफ करते दिखेंगे, आपको हेमंत बिस्वा योगी की, जितने परमुटेशन, जो 4 नाम 5 नाम आपके जहन में चलते हैं, तो सब मंच पे एक दूसरे मैंने तो नाम लिए नहीं, अच्छा वो आपने सारे बता दिए। देखिए सबको पता है, देखिए मतलब उसमें हम लोग देखिए अगर हम पुसी वोटिंग करेंगे चुप रह लेंगे, किसको पता है? सबको पता है क्या कौन नंबर 2 के नाम है। तो जब नंबर 2 के नाम तब आएंगे जब पोस्ट मोदी एरा में आएंगे, वो जब भी आएगा। वो मोदी देखिए सचिन तेंदुलकर की तरह वो डिसाइड करेंगे। अच्छा मैं कहता हूं हाइपोथेटिकली, चलिए मान लीजिए ना, देखिए चुनाव में उलटफेर होते हैं, मान लीजिए किसे पता ईवीएम में किसने किसको वोट दिया। अगर मान लीजिए 300 से कम हो गई बीजेपी, जैसा पंकज जी कह रहे हैं 10 20 30 कम हो गई, तो क्या स्थिति आ सकती है ऐसी? लोग कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। जिस तरह से भाजपा के ऊपर संघ है, अब पता नहीं कहां से कौन आकलन लेके आता है कि संघ उसके साथ नहीं। संघ हर बैठक में बैठा है, संघ के शीर्ष लोग बैठक में बैठे हैं। तो जिस तरह से जो डिसिप्लिन है भाजपा का, आपको पता है भाजपा में एक पद होता है जिसको टिकट नहीं मिलता है उसको मनाने के लिए 4 लोग भेजे जाते हैं। ये मेक श्योर करा जाता है जिसको टिकट नहीं मिला है वो रोड शो में या मंच पे प्रत्याशी के साथ कम से कम 5 से ज्यादा बैठकों में रहे, जिससे लोगों को मैसेज जाए। आपने हर सीट पे देखा होगा, चाहे आप संतोष गंगवार को देख लीजिए, चाहे आप जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद में देख लीजिए। तो जो इतनी डिसिप्लिन परिवार जैसी पार्टी है, उसमें आप नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता को, जिसने आपको 10 साल में देश की अलग छवि दे दी, उसको आप 5 सीट 10 सीट आगे जोने से हटाएंगे। उसकी सोच भी मेरे ख्याल से एक बड़ी अपरिपक्व सोच। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे उस पर आपका रिएक्शन क्या है शांतनु? क्योंकि आप तो योगी जी के साथ खूब घूमे हैं, आजकल भी रहते हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी है, उनको अच्छे से जानते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं मोदी जी, और चुनाव में जीत गए, 2 महीने बाद योगी को हटा देंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए केजरीवाल जी की बातों को टीवी पे डिस्कस करना मतलब कि उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल देना। किसने वो कागज नहीं देखे हैं जिसको हिला हिला के उन्होंने शीला दीक्षित को, लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव को जेल भेजने के सपने देखे थे रामलीला मैदान में 10 साल पहले। अब 10 साल बाद उन्हीं सबके बेटे केजरीवाल को जेल से निकालने के लिए बैठे। तो केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, वो आते हैं, जब वो जेल से निकले उन्होंने कहा अब मैं क्या बोलूं, अब मैं SC ST रिजर्वेशन वाला झूठ तो नहीं बोल सकता, वो झूठ तो खत्म हो गया, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने वाला झूठ तो नहीं बोल सकता।
और उसने बोल भी दिया अभी वोट मांग रहे हैं, वोट मिलने भी वाला है। यही तो कह रहे हैं वो कि भाई वोट मिलने भी वाला है, मोदी जीतने ही वाला है, लेकिन हम मोदी नहीं बनेंगे, अमित शाह बनेंगे। तो उन्होंने तो, बल्कि केजरीवाल ने अपोजिशन में सत्यापित रूप से कह दिया एक तरह से कि जीत मोदी हाँ, ने है, उसमें लेकिन आप कॉन्ट्रडिक्शन मोदी तो है, विरोधाभास तो उसमें है। योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है? कंफ्यूज करने, वो आपके वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बड़ा मतलब ऐसा बिलीवेबल सा तरीका लगता है। तो शर्ट पैंट पहन के झूठ बोलते हैं, थोड़ा बिलीवेबल झूठ लगता है उनका। तो उसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट की भाई एंड में शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं उसके वोटर में कि भाई मोदी नहीं योगी आएंगे, तो शायद जो इनमें जो खिंचतान हो वो थोड़ा वोटर कर जाए।